खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूंगा। खोसा साहब ये बताइएगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि शायद खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई डील होने जा रही है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डायलॉग चल रहे हैं। वाकई खान साहब को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। देखें इसमें जो है देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और इसके अलावा हल भी नहीं है, पाकिस्तान का हल भी नहीं है इसके अलावा। ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों के गैज़ और गज़ब से डरें, उनका गम और गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लें, और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग़्व बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लतीफ़ खोसा साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहे कि मैं वतन वापस आऊँगा, अगर चलो डील के खातिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आपके लिए भी तो खतरे, आप भी मुल्क से फिर बाहर मतलब जाने के ऊपर मजबूर होंगे सर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस तरह आज। एक तो आप खुशफहमी में आपकी पेश हो सकती है, लेकिन ये लिख लो नवाज शरीफ कभी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, का दावा कर रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ खोसा साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वजीर आजम नहीं देख रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वजीर आजम कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच को ये हक दो, यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूँ कि किसी को जो है नाम लूं वजीर आजम? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो, यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनजीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पांव बांध कर, फारूक लगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0, एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी, और 3 और थी। सारा सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही, और रेजिलियंस से अगली दफा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार, अगर इमरान बन जाएगा क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाएं, क्यों ना बनाएं, बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज्जत देता है, या जिसको भी अवाम चाहती है, उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। आपके सामने खोसा साहब, क्या क़ायद-ए-आज़म के बाद आपको लग रहा है कि वाकई जमहूरियत की जो हुकूमत बनती है वो जमहूरी हुकूमत बनती है? जो माजी करीब को आप देख ले, 48 से लेकर 2023 तक जो भी हुकूमतें बनी है, क्या अवाम की ताकत से बन के आ रही है? लेकिन यही तो बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1948 में उनकी एम्बुलेंस के टायर फट जाता है, अब अंदाजा करें, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते और रास्ते में उनकी रेलत हो जाती है। लियाकत अली खान को 1952 में हमने गोली मार के मार दिया, और उनके कातिल को भी दफन कर दिया। उसके बाद हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स आ गए, मोहम्मद अली बोगरा, फलाना, और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सीधा टेक ओवर कर दिया। और उसके बाद हमने एब्डो लगा के वो जो हमारे फाउंडर फादर थे उनका नाम और निशान को भी हमने बंद कर दिया, और 22 खानदानों में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। ये हमने आज़ादी दी। और उसके बाद बदकिस्मती से आपने देखा जिस तरह 2 लख्त हुआ, और फिर जो है जाहिर है कि भुट्टो जॉइंट पाकिस्तान के तो लीडर नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो तो मुजीबुर रहमान की जो है मेजॉरिटी थी, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक चली ही बंगाल से थी। वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी जो थे बंगाल में, उन्होंने साहब ये बता दें, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में चीफ जस्टिस बनने के बाद आप पहली बार पेश हुए हैं। 2 बड़े मुकदमात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और दूसरा फैजाबाद धरना केस। क्या समझते हैं फैजाबाद धरना केस में किस किस को जो है वो अमल दरामद में रगड़ा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की बिल्कुल मैं पेश हुआ हूँ। मैंने देखा है कि बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से, बुर्दबारी से वो मुकदमात सुन रहे थे,
और बड़ी फराख दिली से सुने हैं, फैसले भी किए हैं उन्होंने। भला फैसला किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, उससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन्होंने इज्जत और उसमें तकरीम में किसी की कोई ये नहीं किया कमी कम अज़ कम। और जहाँ तक ताल्लुक़ है फैसलों का, फैज़ाबाद धरने की बात कर रहे हैं, उसमें एक ने तो वापस ले लिया, दूसरा जो है उसको वो लापता है, वो शेख रशीद साहब जो है वो उनका पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो भी उनकी जानिब से भी तवालत की इल्तबा की दरख्वास्त दी गई है। अब ऐसे केस में आईबी ने भी वापस कर लिया। अच्छा, तो बस आप फिर समझ लें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और कौन इस मुल्क को चला रहा है और कौन इस मुल्क में जो है हुक्मरानी कर रहा है। अब काजी फाइज ईसा साहब पाबंद नहीं है वापस देने के। आपको याद होगा जब ये एक्सटेंशन की बारी आई थी बाजवा साहब की और आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस के जो है मंसूर अली शाह साहब और वो सुन रहे थे, उसमें भी जिसने पिटीशन की थी उसने वापसी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, हम इसको वापस नहीं होने देंगे, और 184(3) में सुओ मोटो ले लिया गया था। तो इसमें भी अच्छा, और ये 1923 का कानून ये ताज बरतानिया ने बनाया था आपको गुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। गुलाम हो ना आप, अब बरतानिया की बजाय आप अमेरिका के गुलाम हो, तो सो आपको गुलामी इसी तरह ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी है, दूसरे को अंदर किया हुआ है हमने। ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, और मगर आज़ादी सिर्फ किसी के कहने से नहीं आती है। अवाम खुद भी अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेगी तो आज़ादी मिलेगी, वरना गुलामी आपका मुकद्दर